नमस्कार साथियों। आज नरेंद्र मोदी सरकार ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 11 वर्ष का समय कोई छोटा समय नहीं होता। 11 वर्ष पहले जब मई 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार शपथ ली थी, तो जिन वादों के साथ ली थी, जैसे कि अच्छे दिन, सबका साथ सबका विकास और ये सारी बातें थी, गुजरात मॉडल और तमाम ऐसी बातें उन्होंने कही थी, जिस पे लोगों ने विश्वास किया था। और 282 सीटों के साथ 32% वोटों के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में बनी थी। 14 में सरकार बनने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। लगातार अलग अलग राज्यों में भी कमल खिलता गया। असम जैसे राज्य में, उड़ीसा जैसे राज्य में और नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्य जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, ऐसे राज्यों में, महाराष्ट्र में, ऐसे बहुत सारे राज्यों में जो नहीं होना चाहिए था या जो असंभव सा लगता था, वो सब होता दिखाई पड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का जो विजय रथ था वो आगे बढ़ते गया। और एक समय ऐसा आया कि 29-30 में से करीब 22 राज्यों में भाजपा की या भाजपा के सहयोग वाली सरकारें थी। आज भी ये संख्या कोई कम नहीं है। अगले 2014 से अगले 1-2 साल तो सारी चीज़ों को जो उनके ही शब्दों में कहा जाए तो गड्ढा इतना ज़्यादा कर दिया गया था कि उसे समतल करने में लगा। यानी कि जो पिछली सरकार की कारगुजारियाँ थी, जो भ्रष्टाचार के मामले थे और जो एक्सचेकर खाली था, उस सबको सही रास्ते पे लाने में, जो पॉलिसी पैरालिसिस था, उस सबको सही रास्ते पे लाने पे काफ़ी समय लग गया। और प्रधानमंत्री शायद समझते थे कि दरअसल जो समाज का अंतिम तबका है, कमज़ोर तबका है, उसकी बेहतरी के लिए लगातार कुछ काम करना पड़ेगा, तभी चीज़ें बेहतर होंगी। इसीलिए अगर देखा जाए तो जो सबसे पहली स्कीम मोदी सरकार ने घोषित की, वो थी जनधन। जनधन यानी कि हर व्यक्ति का अकाउंट हो और वो अकाउंट में जो भी उसको अगर कोई स्कीम का लाभ मिलता है, अगर वो विद्यार्थी है उसे वजीफ़ा स्कॉलरशिप मिलती है, कोई बूढ़ी औरत है उसे वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, कोई विकलांग है उसे विकलांग पेंशन मिलती है, या फिर कोई अलग-अलग कोई लोन लेना चाहता है, कोई घर के लिए पैसा किसी को मिलना है, या बाद में सरकार जो इनोवेटिव स्कीम्स लाने वाली थी शायद वो उनके दिमाग में रहा होगा, उसमें कोई बिचौलिया नहीं हो, उसमें कोई लीकेज ना हो, उसमें कोई पिल्फरेज ना हो, तो सीधे अकाउंट में पैसा पहुँचे। यानी कि अगर सेंटर से वो पैसा सीधे अकाउंट में जाएगा, तो जितना पैसा है उसमें बहुत ही मिनिमम अ, लीकेज के साथ वो पैसा दरअसल लाभार्थी को मिल जाएगा। इसलिए सबसे पहले जनधन योजना शुरू की उन्होंने अगस्त 2014 में। उसके बाद उन्होंने लाल किले की प्राचीर से देश में स्वच्छता का आह्वान किया कि भाई देश में स्वच्छता होनी चाहिए। मैं छोटा आदमी हूँ, छोटी-छोटी बातें करता हूँ। अब मैं 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने स्वच्छता की बात कही कि अगर, और सच बात है, अगर हम स्वच्छ नहीं रह सकते, साफ नहीं रख सकते अपने को, अपने घर को, अपने आसपास को, तो हम कैसे दुनिया की महाशक्ति होने की बात करेंगे। तो स्वच्छता अभियान किया गया। करीब उसी उसी स्वच्छता अभियान के तहत देश में करीब 13 करोड़ टॉयलेट बने। आज देश में करीब 54 से 55 करोड़ जनधन अकाउंट है, यानी कि अब एक-एक व्यक्ति का आपको अकाउंट मिलेगा, कमज़ोर से कमज़ोर तबके का आदमी। आज उसी अकाउंट की वजह से संभव हुआ है कि यूपीआई के माध्यम से पेमेंट हो रहा है। ₹5 की ठेहे पे चाय पीनी हो, 1 किलो आलू खरीदनी हो तो लोग वैसा कर रहे हैं। सब्जी वाला, चाय वाला, धोबी वाला, समाज के तमाम लोग जो हैं, उनका पेमेंट भी बैंक में जा रहा है, बैंक में इंटरेस्ट मिल रहा है और इंश्योरेंस भी मिल रहा है। और ऐसे तमाम सारी चीज़ें मोदी सरकार करती रही और इसकी वजह से उन्हें लगातार सफलता भी मिलती रही। और जिस देश का जो कमज़ोर तबका है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इसके लिए तो उन्होंने तमाम तरीके की स्कीमें बनाई भी। जो स्कीमें पहले से चली आ रही थी उनको मजबूत किया और उनको प्रभावशाली ढंग से लागू किया। और ये जो और एक जैम ट्रिनिटी बनाई, जनधन, आधार और मोबाइल, जिसके तहत जो डुप्लीकेसी थी, अकाउंट्स की डुप्लीकेसी थी, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार होता था। एक ही व्यक्ति 3 जगह से पैसा ले रहा है, या कई बार व्यक्ति है ही नहीं, उसका अकाउंट खुला हुआ है और उसमें पैसा जा रहा है, या उसे कैश में आप वजीफ़ा दे रहे हैं।
नकली बहुत सारे स्कूल और मदरसे चल रहे थे, बहुत सारे लोगों को फेलोशिप मिल रही थी, बहुत सारे लोगों को घर का पैसा मिल जाता था, वो लोग भी नहीं होते थे, वो घर भी नहीं बनता था। और इंदिरा आवास योजना में, जवाहर रोजगार योजना में ऐसे ऐसे बहुत सारे पैसे खराब हो जाते थे। उसकी जगह प्रधानमंत्री आवास योजना आई और इस तरह की सभी स्कीमों में लगा सीधे पैसा दिया गया। करीब जो ये जिसे कहा गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और इसमें करीब 13 लाख करोड़ रुपए, इतना जो है वो 2019 तक इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। आज वो संख्या और ज़्यादा हो चुकी है। और जब 2019 के चुनाव हुए तो इसी का नतीजा था कि नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए थे उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की। चाहे वो किसान को पीएम किसान निधि के तहत साल के 6,000 रुपए देने हों, 2-2 हज़ार की किस्त में, या महिलाओं के लिए उज्ज्वला स्कीम शुरू की जिसमें 10 करोड़ से ज़्यादा सिलेंडर महिलाओं को बाँटे गए, या ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात हो, या पिछड़ा वर्ग आयोग को मजबूत बनाने की बात हो, या और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ नौकरी ही नहीं, उसके साथ-साथ उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप के भी रास्ते खुले कि भाई वहाँ पे भी आज बहुत सारे दलित युवा हैं, आदिवासी युवा हैं जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ के निकल रहे हैं। सबको रोज़गार देना अगर संभव नहीं है, तो उनके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक और रास्ता खोला जाए। रोज़गार तो के लिए बैकलॉग की व्यवस्था की गई कि अब उनकी सीटें कोई ले नहीं सकता था। तो इस तरह तमाम व्यवस्थाएँ, चीज़ें की गई और इसका परिणाम ये हुआ कि 2019 में नरेंद्र मोदी जी ज़्यादा वोटों के साथ और ज़्यादा सीटों के साथ, यानी अब 38% से, और उसके बाद 303 सीटों के साथ जीत के आए। एक नई तरह की राजनीति, जिसे कहा गया कि बेनिफिशियरी भी एक नया वर्ग है, लाभार्थी ऐसे कहा गया कि करीब 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की किसी न किसी योजना का कहीं न कहीं लाभ हुआ है, चाहे वो मुद्रा लोन के तहत हुआ हो, चाहे उज्ज्वला के तहत हुआ हो, चाहे स्वच्छ भारत के तहत हुआ हो, चाहे पीएम किसान के तहत हुआ हो। ऐसे करीब 30 करोड़ लोग सीधे तौर पे हैं जिन्हें 1 या 2 या 3 स्कीम कहीं उनको लाभ मिला था। इन सब लोगों ने नरेंद्र मोदी जी में फिर से भरोसा जताया और 2019 में वो जीत के आए। 2019 में जैसे ही सरकार बनी तो हमने देखा कि जम्मू कश्मीर, जो कभी लगता नहीं था कि वहाँ कभी धारा 370 हट सकती है, एक ऐसा नैरेटिव गढ़ दिया गया था कि लगता था कि अब संभव ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर फिर से वापस भारत में उसी तरीके से एकजुट हो सकेगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार होगा। लेकिन धारा 370 को कमज़ोर करके जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को अलग-अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा देके केंद्र सरकार ने 370 को ख़त्म किया और जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से भारत में शामिल हुआ। एक देश में एक प्रधान, एक विधान, एक निशान का जो सपना जनसंघ के संस्थापक श्याम प्रसाद मुखर्जी जी ने देखा था, उसको पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वहीं पे चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे सीएए का मामला हो, कि और इस तरह के बहुत सारे कानून 2019 की सरकार जब बनी तो लागू किए गए और सरकार तेज गति से चल रही थी, लेकिन उसी बीच में कोरोना की महामारी आ गई। कोरोना महामारी में भी हमने देखा कि कैसे एक तीसरी दुनिया का आगे बढ़ते हुआ देश है भारत, लेकिन एक और 140 करोड़ की आबादी, लेकिन कैसे भारत ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोरोना की महामारी से निपटा। 200 करोड़ से ज़्यादा डोजेस लोगों को दी गई और बहुत बड़ी हानि होने से बच गई। लोगों के रोज़गार गए, लोगों को खाने को जब नहीं था, ऐसे समय में प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना आई और 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की व्यवस्था की गई। और सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी कोविड मैत्री के तहत बहुत देशों को बहुत तरह की मदद पहुंचाई गई, उनको भी डोजेस दी गई। भारत ने अपनी भी डोज बनाई कोविड से निपटने के लिए। लेकिन कोविड के दौरान भी काम बहुत तेज़ी से चलता रहा। उसके बाद अगले जो 2 वर्ष थे उसमें सरकार ने बहुत सारे काम किए और 2024 के जब चुनाव हुए तो फिर से तीसरी बार, यानी पंडित नेहरू के बाद कोई नेता लगातार तीसरी बार अगर इस देश में प्रधानमंत्री बना तो वो श्री नरेंद्र मोदी बने और 2024 की सरकार में 10 साल पूरे हुए और आज ही के दिन 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ऐसा करने वाले वो पहले नेता नहीं, लेकिन दूसरे नेता बने। पंडित नेहरू उनसे पहले 1952, 57 और 62 में शपथ ले चुके थे।
इस तरह से ये सरकार भी 1 साल पूरे कर चुकी है। सरकार ने जो वादे किए थे, जो चुनावी जो वादे थे, जो घोषणा पत्र में था, वो सारे वादे पूरे हुए और हमने देखा कि कैसे राम मंदिर का निर्माण, जो कि एक बहुत लंबे समय से 500 साल का संघर्ष था, राम मंदिर भी बनाया गया। उसके साथ-साथ विज्ञान के क्षेत्र में बहुत काम हुआ, तकनीकी क्षेत्र में भी बहुत काम हुआ, आम आदमी के क्षेत्र के लिए भले के लिए भी बहुत सारे काम हुए और तब सरकार ने राम मंदिर का निर्माण करके राम राज्य की जो कल्पना थी, उस दिशा में वो आगे बढ़े। आज नरेंद्र मोदी की सरकार 11 साल पूरे कर रही है और ऐसे में जब सरकार अपने 11 साल पूरे कर रही है, तो सैचुरेशन अप्रोच के साथ वो काम कर रही है। सैचुरेशन अप्रोच यानी कि लास्ट माइल डिलीवरी, नो वन शुड लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी व्यक्ति पीछे ना छूटे। कोई अगर योजना है, तो वो पूरी तरीके से लागू हो, उसका जो भी लाभार्थी संभव हो सकता है और समय-समय पे लाभार्थी की संख्या बढ़ती भी रहती है। उसमें नए लोग भी जुड़ सकते हैं, उनको भी उस योजना का लाभ मिले, इस अप्रोच से सरकार काम कर रही है। आने वाले दिनों में भी सरकार सैचुरेशन अप्रोच के साथ सभी अपने कार्यक्रमों को, सभी केंद्रीय स्कीमों को ऐसे लागू करने जा रही है, जब कोई भी व्यक्ति, चाहे उज्ज्वला में शायद कुछ महिलाएँ बच गई हों, प्रधानमंत्री आवास में कुछ लोग बच गए हों या प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना जिसमें कि इंश्योरेंस मिलता है अप टू 5 लाख बच गए हों, वो भी उसका हिस्सा बन जाएँ, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार काम करने जा रही है। देखना ये होगा कि आने वाले जो वर्ष हैं, उसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार कैसे काम करती है, क्या नए एजेंडे लेती है और जो अंतिम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में मैं कहूँगा कि किसी ने इस देश को कोई एक बड़ा सामूहिक स्वप्न नहीं दिया था उनसे पहले। उन्होंने पहली बार एक सामूहिक स्वप्न दिया है, विकसित भारत 2047 का, जिसमें देश के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग तरीके से लोग काम कर रहे हैं और ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, वो एक जन आंदोलन के रूप में उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है और अब उस अमृत काल में, उसे अमृत काल कहा है 2022 से 2047 का 25 साल का 3 वर्ष बीत चुके हैं और हम देख रहे हैं कि अगर सिर्फ आंकड़ों में जाएँ तो भारत देश दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी भारत से आगे हैं। 4 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी से ज़्यादा, 4.1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी से ज़्यादा की इकॉनमी भारत बन चुका है। 2014 में जब भाजपा की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी, तो करीब भारत 2 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी था। आज भारत 4 ट्रिलियन से ज़्यादा की इकॉनमी है। यानी कि 1947 से लेके 2014 तक हम 2 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन गए और 2014 से 2025 यानी 11 साल में हम 2 से 4.1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन गए। इसी से समझ सकते हैं कि जिस स्केल और स्पीड की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, उसको कैसे वो चरितार्थ करते हैं। कैसे वो जब समाज में एक गरीब दलित महिला को सिलेंडर मिलता है, तो कैसे उसके स्वप्न साकार होते हैं, कैसे उसका सम्मान बढ़ता है और दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय की जो विचारधारा दी थी, उसको एक्शन में लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। और इस तरह से चाहे वो अंत्योदय की विचारधारा हो, चाहे राष्ट्रवाद की विचारधारा हो, चाहे सुशासन की विचारधारा हो, इन सब विचारधारा पे, इन सब आइडियोलॉजिकल पॉइंट्स पे उसको क्रियान्वयन रूप में लाना, उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि जो 11 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने काम किया है। आने वाले समय में भी देखना होगा कि कौन से नए तरीके, कौन से इनोवेटिव वेज मोदी सरकार अपनाती है और समाज को के हर तबके को आगे बढ़ाती है। साथ में भारत का नाम दुनिया में आगे बढ़ाती है और इस देश का आम आदमी, इस देश का आम औरत सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आगे बढ़ता है। ये हमें अभी देखना होगा। 11 साल उनकी सरकार के पूरे हुए हैं। श्री नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को बहुत-बहुत बधाई। नमस्कार।